मुस्लिमीन के सदर भी हैं और हमारी जमात के, आपकी जमात के प्रत्याशी उम्मीदवार भी हैं। मंच पर तमाम बुजुर्गान मिल्लत कौम, मेरे मजलिस रुफ़ा, बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने इस चिलचिलाती धूप में एक बड़ी तादाद में आकर इस इंतखाबी रैली को आपने कामयाब किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 साल पहले बिहार प्रदेश में अपने सियासी सफर का आगाज किया और जिस सरजमीन से मजलिस ने अपने सियासी जद्दोजहद का आगाज किया बिहार में, और जिस मुद्दे को लेकर मजलिस आज भी लेकर लड़ रही है और कल भी लड़ते रहेगी, वो सीमांचल की सरजमीन है। आज हम आपके दरमियान में आकर दोबारा उस बात का और हमारे वादे को आपको याद दिलाना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक के सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले लोगों से इंसाफ नहीं होगा। और सीमांचल हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके भाई साहब रुक गए थोड़ी जाने और रुक गई। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे बात कह रहे हैं कि बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल है। हर एतबार से, शिक्षा के एतबार से, बाढ़ में तबाही के एतबार से यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर इस सरजमीन से सबसे ज्यादा लोग पंजाब, हरियाणा और मुल्क को अपना रोजगार तलाश करने के लिए जाते हैं। और मजलिस ने ये तय कर लिया है कि हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते रहेंगे और सीमांचल को इंशाअल्लाह ताला इंसाफ दिलाते रहेंगे। इसलिए हमने हमेशा ये कहा कि सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद और सीमांचल जिंदाबाद ही रहेगा इंशाअल्लाह। 5 साल पहले हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि हमारे हौसले बुलंद हुए और हमने रुक जाइए भाई साहब, किसी को मत आप कर रहिए, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। जब जहाँ रुकिए, सुनिए। हाँ, सब शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखने बोलने वाले जरा वो शांति हो जाए। हम आपको बता रहे थे कि मजलिस के हौसले बुलंद हुए और हमने आपसे वादा किया था कि हम यहाँ पर आते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में कई मर्तबा हमने पार्लियामेंट में सीमांचल की इंसाफ के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल भी डाला। संविधान की दफा 371 को इस्तेमाल करते हुए कि जिस तरह मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात में जो पिछड़ा इलाका होता है, संविधान है कि उस इलाके के लिए एक अलग अथॉरिटी बनाई जाए और ये तय करें सीमांचल में ये पैसा कहां पर खर्च हो, किस पर खर्च हो। वो बिल भी हमने पार्लियामेंट में डाला था। हम यहाँ पर आते रहे, हमारे हों, कांग्रेस या राजद के हों, वो ये उंगली उठाते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ओवैसी नहीं आएगा, एक इलेक्शन का मेहमान है। हमने उनसे कहा कि याद रखो, जिस जगह पर
अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के फजल करम से अपना परचम को लेकर आते हैं। हम जिंदगी भर उस जगह को नहीं भूलते, ना छोड़कर जाते हैं। और अगर कोई ये कहेगा कि मजलिस सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने के लिए आई थी, ये बात बिल्कुल गलत है। हम बार बार आते रहेंगे, सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपके दिल को अपने काम से, अपनी मोहब्बत से, अपने इखलास से जीतते रहेंगे और ये हमारा सफर जारी और जारी रहेगा। तीसरी और अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CAA NRC की लड़ाई आप तमाम ने लड़ी थी, आप सबने एहतजाज किया था ना। CAA NRC की लड़ाई हम सबने एहतजाज किया था। जब पार्लियामेंट में इसका बिल पेश हुआ CAA का, आप पूछिए ये JDU के लोगों से, ये राजद के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, इनके बड़े बड़े नेताओं से, जब लोकसभा में ये बिल लाया गया था तो हमने इस बिल की मुखालिफत में कहा कि भारत की आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो मजहब की बुनियाद पर कानून बनाकर उसको मुसलमानों को उससे दूर रखा जा रहा है। और हमने पूरी पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका में जब इसी तरह का कानून वहां की सफेद फार्म हुकूमत ने बनाया था तो गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। हमने कहा हम उसी नक्शे कदम पर चलकर इस कानून को फाड़ते हैं। और पूरे भारत देश में सबने एहतजाज किया जब सीमांचल की सरजमीन पर NPR NRC की लड़ाई लड़ी जा रही थी। भारत के संविधान को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए, जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया। आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जब आप कड़ाके की सर्दी में अपनी माँ और बहनों के साथ एहतजाज कर रहे थे तो क्या कोई राजद का JDU नेता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था? कोई नहीं खड़ा था। ये सब हम अकेला छोड़कर अपने घर में आराम की नींद सो रहे थे और हम लड़ाई लड़ रहे थे भारत को बचाने की। हम लड़ाई लड़ रहे थे संविधान को बचाने की। हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी बका की लड़ाई थी जिंदगी। जब इलेक्शन आ गया तो सब भिखारी बनकर सामने आकर हमदर्दी और दोस्ती के वादे करते हैं। और दूसरों याद CAA NRC NPR इस भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है। और जो कुछ आसाम में हुआ, ये 15 लाख आसाम में लोग अवाम के न जनता के नाम नहीं आए, जिसमें 5 लाख मुसलमान थे और 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। उन 5 लाख जो मुसलमानों का नाम नहीं आया, बीजेपी कहती है कि उन 5 लाख को कोर्ट को जाकर अपनी भारत की शहरियत को साबित करना पड़ेगा। और जो 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाई है, बीजेपी कहती है कि CAA NPR NRC के उनको भारतीय करार दिया जाएगा। आप बताइए, यही बिहार में बीजेपी करना चाहती है। मौजूदा बीजेपी के सदर JP नड्डा ने कह दिया कि आइंदा साल से CAA और NPR NRC लागू होगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि 7 तारीख के दिन जब आप अपना वोट डालने जाएंगे, अपने वोट को जाय होने से बचाइए। ऐसे पार्टी के नुमाइंदों को वोट डालिए जो आपके दरमियान में रहेंगे, आपकी लड़ाई रहेंगे। हमारे मुखालिफिन ये सवाल करेंगे कि बताओ ओवैसी, तुमने तेलंगाना में क्या काम किया जिस रियासत से तुम आते हो? तो हम उनको जवाब देकर बड़े इत्मीनान के साथ ये कह रहे हैं कि तेलंगाना में हमने वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से बात की। उन्होंने बल्कि पूरे मुसलमानों के, दलितों के एक वफद को बुलाकर बिठाकर हमसे पूछा बताओ क्या करना है। हमने कहा मुख्यमंत्री जी, आप तेलंगाना की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करके तेलंगाना की जनता को और भारत की जनता को, और खास तौर से जिस प्रदेश में बीजेपी JDU है, खास तौर से
सेकुलर पार्टियों को, जिन्होंने MY के नाम पर हमारा वोट तो दिया मगर M को भूल गए, M को बर्बाद कर दिया। आप एक रेजोल्यूशन बनाइए और रेजोल्यूशन बना कर ये करिए कि तेलंगाना में सेंसस होगा मगर NPR NRC नहीं होगा। 48 घंटे के अंदर हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने और मजलिस के खाली 7 MLA, कितने MLA मजलिस के तेलंगाना में? 7। और ये 7 MLA एक स्टेट के प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी बात मनवाते। अब तेलंगाना में NPR NRC नहीं होगा। अगर बिहार में, मैं चैलेंज कर रहा हूं RJD को, राजद को, कांग्रेस को, क्या तुम जो तेलंगाना की सरकार ने किया तुम करोगे? तो बोलेंगे नहीं नहीं, अगर हम करेंगे तो हमारा दूसरा उत्तर वो भागेगा, ये गलत होगा। अरे भाई, जो हमको मुल्क से भगाना चाहते, हमारे घर से, हमारी जमीन से उखाड़ कर फेंकना चाहते, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उस कानून को जो भारत के संविधान, सवाल यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी का नहीं है, संविधान के खिलाफ है। वो नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते? डर है कि वोट नहीं मिलेगा। तो हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं राजद वालों? हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं कि हम तुमको वोट डालते जाएंगे? नहीं मेरे भाई, ये बात आपको फैसला इस बात का करना है। अब रहा सवाल, यहाँ पर 5 साल पहले आपने गठबंधन के नाम पर धोखा देकर वोट हासिल किया, हम वोट कटवाए मगर आपने गठबंधन को वोट दिया तो नीतीश कुमार जाकर मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। क्या इसके जिम्मेदार राजद नहीं है? बोलेंगे कि बाबा हमको दे दे, हम तीनों मिलकर बीजेपी को रोकेंगे। तो आपने तीनों को देकर वोट दिया, आपने एक को नहीं देखा। जब 3 तुमको धोखा दिए तो मुझ जैसे तो साथ दे दो। तीनों ने तुमको। अब रहा सवाल के यहाँ के विधायक है जो इंशाल्लाह हारेंगे, इंशाल्लाह। जनाब अबीदुर रहमान साहब, आप तो कहीं नजर नहीं आते। अररिया की जनता ने कभी इनको फोन किया तो फोन इनका जब लगता ही नहीं है। इनका फोन लगाइए, लगता अब लगेगा क्योंकि आपका हमसे कनेक्शन हो गया, आपसे हमारा कनेक्शन हो गया तो अब उनका फोन लगेगा। इलेक्शन से पहले जब आप उनको फोन कर रहे थे तो उनके फोन से एक आवाज आती थी कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो उस समय उपलब्ध नहीं है। अबीदुर रहमान साहब को फोन लगाते थे 2 महीना पहले, तो अबीदुर रहमान के फोन से आवाज आती थी आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो उस समय उपलब्ध नहीं है। अब जब हमने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, अब अबीदुर रहमान आपको फोन कर रहे हैं, अररिया की जनता को फोन कर रहे हैं, तो आपका काम क्या है उनको बताना कि जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो अभी दूसरी लाइन पर व्यस्त है। अब अबीदुर रहमान आपको फोन करेंगे तो आपका फोन से क्या जवाब जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो अभी मजलिस की लाइन से जुड़ा हुआ है। और अब आप बताइए, 5 साल मौका मिला, गए रूपोश नजर नहीं आए कहीं पर भी। जनता ने जिसको वोट डाला उसको भूल गए। अब आप देखिए कि अगर आप हमारे राशिद अनवर को कामयाब करेंगे तो ये इंशाअल्लाह आपने सबको दिया, राजद को दिया, नीतीश कुमार बीजेपी को दिया, एक 5 साल हमारा साथ दीजिए।
हमारे नुमाइंदे को कामयाब करिए, आपके नौजवान को कामयाब करिए। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया और सिर्फ 4 घंटे का मौका दिया। तो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री, जिसको 15 साल बिहार की जनता ने सत्ता दी, उन्होंने जख्म पर नमक छिड़कर कहा कि मैं किसी को भी बिहार में दाखिल होने नहीं दूंगा। जो हमारा प्रवासी मजदूर था वो परेशान था, नीतीश कुमार उसको बिहार में आने नहीं दिए। ट्रेन का टिकट के पैसे भी उन प्रवासी मजदूरों से लिए गए। ट्रेन में न पीने का पानी दिया गया, न खाने को खाना दिया गया। कई हमारे बच्चे ट्रेन में बीमार पड़ गए, कई का इंतकाल हो गया, कोई पुरसान हाल नहीं था। ये जेडीयू और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार है। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास मिला, मगर सबका विनाश भी कर रहे हैं बिहार में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौजूदा विधायक जो कुलाटी मास्टर है, एक पार्टी में थे, दूसरी पार्टी में आ गए। जमता ब्रिज, जमता पुलिया को 2007 का शिलान्यास कर दूंगा। अब्दुल रहमान साहब वो पुलिया कर देगी, अब तो नहीं बना पाएंगे इंशाअल्लाह। हमको यकीन है कि अररिया की जनता यहां से राशिद अनवर को कामयाब करेगी, ये वो जीत को बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्या ये बात सच नहीं है मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों कि 2017 में जम वो थोड़ा तलफ़ुज़ में मत, वही समझ गए लोग। कम से कम हम बोल तो रहे, वो तो बोलते भी नहीं। 2017 में 2 लड़कियां उसमें गिर गई थी और उनको हलाक हो गई। पूछिए अब्दुल रहमान से क्या हुआ उसका। और फिर नहीं बना तो ये इसकी गलती जेडीयू की भी है, बीजेपी की भी है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि मैंने सब कर दिया। अरे भैया ये कौन करेगा? कि यहाँ पर जो राशन मिलता है सबसे खलीज क्वालिटी का, बेकार क्वालिटी का चावल दिया जाता है। इसका भी जिम्मेदार और फिर रोड का कंडीशन, रोड तो है ही नहीं। मिसाल के तौर पर हम आपको पूछ रहे हैं, अररिया से जोकीहाट की रोड माशाअल्लाह, अल्लाह नजर-ए-बद से बचाए, इतने खड्डे उसमें। अररिया से परमान, अररिया से रानीगंज, बताइए आप, अस्पताल कोई दवा नहीं। हमने न्यूज में पढ़ा था कि हमारी एक बहन, एक बेटी ने बाहर वहां पर बच्चे को जन्म दिया। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और फिर आप ये भी देखते हैं कि बाढ़ इलाका है ये अररिया, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपको मालूम अब्दुल रहमान ने इसको नोटिफाई तक नहीं किया 5 साल में। जब बाढ़ प्रभावित इलाका है तो उसको नोटिफाई करना पड़ता है। जब नोटिफाई होता है तो आपको गवर्नमेंट से मुआवजा मिलता है, रिलीफ मिलता है। 5 साल वोट लिए और एक मामूली कागज पर नहीं करा सके कि इसको बाढ़ प्रभावित इलाका कराकर। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपने वोट को जाय होने। फिर यहाँ पर मनरेगा का काम का वादा किया था, अब्दुल रहमान ने किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। लॉकडाउन में मनरेगा का काम मिलेगा, किसी को नहीं मिला। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप। और फिर यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि ये रेती का माफिया है, शराब मिलती है, तस्करी होती है। ये पूरे माफिया यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अमन कैसे कायम होगा? शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं। और आप जानते हैं कि रिश्वत, करप्शन इतना बढ़ चुका है कि पंचायत से लेके ब्लॉक लेवल तक अगर किसी गरीब को शौचालय या बैतुल खला बनाना है तो उसको 2000 की रिश्वत
प्रधानमंत्री आवास में घर के लिए गरीब को 20,000 की रिश्वत देनी पड़ती नहीं पड़ती, ये हाल हो चुका है। इसीलिए एक अच्छे साफ सुथरे प्रत्याशी को आप कामयाब करिए। 7 तारीख के दिन पतंग छाप पर वोट लगाकर अररिया की तरक्की के लिए, अररिया की जनता के इंसाफ के लिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपना एक वोट यहाँ पर हमारे उम्मीदवार जो के कैंडिडेट भी हैं, देखिए याद रखिए आपने 5 साल पहले वोट देकर हमने अपने धोखा खाया है। दोबारा आप अपने वोट को ज़ाया से बचाइए। एक बदलाव तो नौजवान हमसे ही कहता है कि बदलाव की लहर चल रही है और मीम पार्टी के प्रत्याशी यहाँ को जाएंगे। मैं आपसे बात कह रहा हूं, इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस का अगर मीम पार्टी का कोई जीत जाता है करेंगे तुम लोग, क्या कर लोगे तुम लोग? मेरे भाई याद रखो, भारत की पार्लियामेंट में 2 आपके सांसद हैं, मैं और इम्तियाज जलील। 540 की भारत की पंचायत में जब मैं और इम्तियाज जलील खड़े होकर के साथ